हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स को। तो इंडियन पॉलिटिक्स का जो जो प्रत्येक टॉपिक है वो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी जो वैकेंसी आई हुई है, जैसे रीट है, जैसे राजस्थान पुलिस की है, जैसे पटवार है, तो ऐसे सभी जो वैकेंसियां उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था, और सारे टॉपिक क्लियर करेंगे जो इन वैकेंसियों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान का इतिहास। यहां से शुरू करेंगे भारतीय संविधान का इतिहास। ठीक है, तो देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है वो अपना जो वर्तमान स्वरूप है, इस वर्तमान स्वरूप में कैसे आया था। क्योंकि जो संविधान है वो एक दिन की उपज नहीं है, इसके पीछे कई सालों का संघर्ष है। तो ठीक है, तो जो भारतीय संविधान का इतिहास है इसको हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखो, दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे इसको। तो एक तो 1600 से 1858 तक। ठीक है, दूसरा जो भाग पढ़ेंगे हम 1858 से 1947 आजादी तक। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1600 से 1858 के मध्य जो शासन रहता है वो किसका रहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, और यहाँ पर 1858 में यहाँ पर सीधा जो हुकूमत आ जाती है, सीधा जो शासन यहाँ पर भारत में आ जाता है वो ब्रिटिश ताज का, ब्रिटिश ताज की हुकूमत यहाँ पर आ जाती है। 1858 में एक भारत परिषद अधिनियम आता है। तो 1858 से पूर्व में क्या होता था, जो यहाँ पर जो भारतीय गवर्नर जनरल का जो पद है, गवर्नर जनरल का जो पद है उसको बदलकर वायसराय का पद कर दिया, और वायसराय किसका प्रतिनिधि बन गया? सीधा ब्रिटिश ताज का, ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बन जाता है। तो यहाँ पर ब्रिटिश ताज का हुकूमत आ जाता है। ठीक है, तो दो भागों में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले तो ये जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार से आई थी। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार से आई थी। तो बात होती है 1591 की। 1591 में एक इंग्लैंड का व्यक्ति होता है रॉल्फ पिच। रॉल्फ पिच, ये जो रॉल्फ पिच होता है ये 1591 में विश्व की यात्रा करता है, और उस विश्व की यात्रा में भारत में भी आता है। तो पहले भारत को जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज उपलब्ध थे। तो इन चीजों को ये रॉल्फ पिच है यहाँ पर देखता है, और ये चीजें देखकर इंग्लैंड में जाता है, और इंग्लैंड के जो व्यापारी होते हैं उन व्यापारियों को बोलते हैं कि सबसे जो विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति है वो कहाँ पर रहता है? वो भारत में रहता है। ठीक है, और नाम क्या बताया? अकबर का। इस समय मुगल शासक होता है अकबर, कि विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति अकबर है, और उनको बताता है कि भारत में इस प्रकार से खनिज के संसाधन उपलब्ध है, इस प्रकार से वहां पर सोना चांदी उपलब्ध है। तो ये चीज सुनकर जो इंग्लैंड के जो व्यापारी होते हैं वो सोचते हैं क्यों ना हम भारत में अपना व्यापार करें। तो 100 व्यापारियों का मंडल होता है, वो कहाँ पर जाता है? इंग्लैंड की महारानी होती है, उस समय इंग्लैंड की महारानी होती है एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ। तो वो किसके पास जाते हैं? एलिजाबेथ के पास जाते हैं अनुमति लेने की हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, तो एलिजाबेथ क्या करती है फिर? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
तो महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है और दक्षिणी पूर्वी एशिया व अफ्रीका के 15 देशों में उस व्यापार मंडल को जो व्यापार करने की अनुमति दे देती है। ठीक है, तो अब वहां से अनुमति मिल गई। फिर 1608 में 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि आता है। कौन आता है? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला प्रतिनिधि आता है। कब आता है? 1608 में। ठीक है, ये आकर यहाँ पर आता है। तो इस समय जो मुगल बादशाह होता है वो कौन होता है? जहांगीर होता है, अकबर का बेटा। तो जहांगीर से मिलता है और जहांगीर से भाई यहाँ पर व्यापार करने के लिए जमीन चाहिए पहले। ठीक है, तो उस जमीन की बात करता है जहांगीर से। तो पहले तो जहांगीर ना कर देता है, फिर कैसे भी करके ये अंग्रेज उसकी ना को हाँ में बदलते हैं। और फिर जहांगीर सोचता है क्यों ना मैं जो सूरत में 400 बीघा जमीन क्या थी जो पुर्तगालियों के नियंत्रण में थी। तो जहांगीर सोचता है क्यों ना मैं वो जमीन इनको दे दूं। तो जहांगीर वो जमीन बताता है। तो विलियम हॉकिंस कहाँ पर जाता है? सूरत में जाता है, जहाँ पर 400 बीघा जमीन जो किन के नियंत्रण में होती है? पुर्तगालियों के नियंत्रण में होती है। तो वहां पर जाता है। तो वहां पर पुर्तगाली इनका विरोध करते हैं। तो विरोध करते हैं तो ये वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। और फिर 1612 में एलिजाबेथ कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में एक अंग्रेजी टुकड़ी को भेजती है। और ये टुकड़ी आती है और इनके और पुर्तगालियों के मध्य एक समुद्री युद्ध होता है। उस युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अंग्रेज है, वो जीत जाते हैं। और पहला कारखाना 1612 में कहाँ पर स्थापित होता है? व्यापारिक पहला कारखाना सूरत में स्थापित होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो व्यापारिक कारखाना स्थापित होता है वो होता है सूरत में। कब? 1612 में। ठीक है, तो अब कारखाना तो मिल गया, अब व्यापार की अनुमति चाहिए थी। ठीक है, तो व्यापार की अनुमति के लिए 1615 में कौन आता है? सर टॉमस रो आता है यहाँ पर व्यापार की अनुमति के लिए। 1615 में आता है सर टॉमस रो। तो ये आता है 1615 में। इस समय जो जहांगीर होता है वो कहाँ पर आया हुआ होता है? वो आया हुआ होता है राजस्थान के अजमेर जिले में एक मैग्नीज दुर्ग है। अजमेर जिले के मैग्नीज दुर्ग में आया हुआ होता है इस समय। तो जो टॉमस रो है इसको तो मिलना किससे था? अनुमति किससे लेनी थी? इस समय मुगल बादशाह होता है जहांगीर, तो जहांगीर से लेनी थी, तो मिलना भी जहांगीर से था। ठीक है, तो ये यहाँ से रवाना होता है कहाँ के लिए? यहाँ पर जो राजस्थान का जो मैग्नीज दुर्ग है अजमेर में स्थित, यहाँ पर तो पहले इतने साधन नहीं थे कि भी 3-4 घंटों में पहुंच जाए। तो ये रवाना होता है 1615 में। और 10 जनवरी, कब? 10 जनवरी 1616 को अजमेर के मैग्नीज दुर्ग में सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात होती है। और यहाँ पर भी कैसे भी करके अंग्रेज इनकी ना को हाँ में बदल देते हैं और इनको व्यापार की अनुमति मिल जाती है। तो व्यापार की अनुमति मिलती है 1616 में। ठीक है, यहाँ पर व्यापार की अनुमति मिलती है। फिर बात आती है 1707 की। 1707 में क्या होता है? मुगल बादशाह होता है औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो औरंगजेब के बाद में जो मुगल शासक हैं वो क्या होते हैं? वो कमजोर आते हैं, विलासी, आलसी, जिसके कारण मुगलों का पतन भी होता है। ठीक है, तो 1707 में मुगल जो शासक होता है औरंगजेब, इसकी मृत्यु के बाद में
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मुंबई और मद्रास को हड़प लेते हैं। ठीक है, तो इनका धीरे धीरे प्रभाव जो प्रभुत्व है वो बढ़ने लगता है। फिर बात आती है 1717 की। 1717 में एक बादशाह होता है फर्रुखसियर। इसके गर्दन में दर्द आता है और वो दर्द सही कौन करता है? एक अंग्रेजी डॉक्टर होता है, एक इंग्लैंड जो अंग्रेजी है वो डॉक्टर होता है, वो इस दर्द को सही करता है, जिससे ये क्या हो जाता है? खुश हो जाता है और खुश होकर इनको निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, जिससे इनका प्रभुत्व और बढ़ गया। इनको यही चाहिए था तो और इनका प्रभुत्व बढ़ गया। ठीक है, फिर दो युद्ध होते हैं, निर्णायक युद्ध। एक तो कब आता है? एक 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 का कौन सा युद्ध? प्लासी युद्ध आता है 23 जून 1757 को। किस किस के मध्य में होता है? एक बंगाल का नवाब होता है, कौन होता है? सिराजुद्दौला। और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन होता है? वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से होता है लॉर्ड क्लाइव। तो इनके मध्य में युद्ध होता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। ठीक है, यहाँ पर एक सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है, कौन होता है? मीर जाफर। ये अंग्रेज इसको क्या करते हैं? अंग्रेज है वो लालच देते हैं और ये लालच में आ जाता है। इसके कारण से यहाँ पर जो बंगाल का नवाब होता है उसको हार का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर जो बंगाल पर किसका अधिकार हो जाता है? इस युद्ध में हारने के बाद में बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है और पहला नवाब बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉर्ड क्लाइव बनता है। ठीक है, 1757 में। तो 1757 से ये 1760 तक रहता है। ठीक है, फिर एक युद्ध आता है, कब आता है? 22 अक्टूबर को 1764। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध आता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध आता है और इसमें कौन लड़ते हैं? देखो, इसमें एक तो बंगाल का नवाब होता है, कौन होता है? मीर कासिम होता है। ठीक है, मीर कासिम होता है। ठीक है, एक होता है अवध का नवाब होता है, कौन होता है? सुजाउद्दौला। ठीक है, ये लड़ता है। ठीक है, और एक मुगल सम्राट होता है शाह आलम सेकेंड होता है। ये तीनों एक साथ लड़ते हैं और इनके सामने कौन होता है? इनके सामने होता है हेक्टर मुनरो होता है। ठीक है, तो इस युद्ध में भी कौन विजय रहता है? इस युद्ध में भी ये हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रहती है। तो यहाँ पर जो प्लासी का युद्ध होता है इसमें तो सिर्फ अधिकार होता है बंगाल पर, और ये युद्ध जीतने के बाद में, बक्सर युद्ध जीतने के बाद में बंगाल पर संवैधानिक रूप से अधिकार हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, फिर एक 1765 में एक इलाहाबाद संधि होती है जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो किसके हाथों में आ जाती है? वो आ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, इसके बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जो भारतीय संविधान सुधारों के क्रम में पहला अधिनियम आता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो भारतीय संविधान सुधारों के क्रम में प्रथम अधिनियम आता है 1773 का। तो इसके बाद में हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। ठीक है, जो पहला सुधारों के क्रम में पहला अधिनियम होता है। उसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में।